गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग पढ़ेंगे दोष युक्त। जो ना आँखों में किसी को दोष होता है, मैंने किसी को पास की वस्तु नहीं दिखती है, किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखती है, किसी का आँख खराब हो जाता है। तो इन दोष क्यों होता है और उसका निवारण क्या है, मैंने उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, जो आँखों का दोष क्या कहलाता है। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा किताब का ही नोट्स है, ये तुम्हें दिया गया है। इसमें दृढ़ दृष्टि दोष क्या बोलते हैं उसको। मैंने आँख का क्या होता है, नेत्र। ये बोलो दृष्टि, बोलो दृष्टि। दोष मैंने उसका होता है, दोष मैंने खराबी। तो दृष्टि दोष तो उसका संशोधन, माने कि जब मेरा आँख खराब हो जाएगा तो क्या उसका कोई उपाय है उसको साफ करने का। तो अभी हम लोग इसी के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। देखिए आँख में जो बीमारी होती है तो पहले समझ लीजिए क्या होता है। करे कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो जाती है। समंजन क्षमता मतलब होता है कि आँखों का सिकुड़ना या उसको सही वस्तु को पहचानना, हम सही से देख नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वस्तुओं को आराम से हम सही से देख नहीं पाते हैं। किसी को धुंधला दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। इसी को दूर करने के लिए हमारे पास तीन तरह की बीमारियाँ होती है। तीन तरह की बीमारियाँ होती है। अब आपको पूछिए कौन कौन बीमारी। तो पहला बीमारी होता है आपको निकट दृष्टि दोष। पहला बीमारी होता है निकट दृष्टि दोष। पहला बीमारी क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। नाम याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष। पहला देखिए, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। कितने तरह के दोष होते हैं, तीन तरह के। कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब देखिए क्या बनता है, मान लो हमारे क्या होता है कि हमारे जो आँख होता है, मान लीजिए ये आँख है, इस आँख पर जो भी प्रतिबिंब बनना चाहिए ना, वो प्रतिबिंब को हमको यहाँ पे बनना चाहिए। इस पे यहाँ पे हमेशा प्रतिबिंब बने। वस्तु देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या होता है, कभी कभी प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, कभी कभी प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, कभी आगे बन जाता है पीछे। तो इसको बराबर बने यहाँ पर लाना चाहिए ना हमको तो यहाँ पर रहेंगे तभी तो देख पाएंगे। जब हमारा प्रतिबिंब इस पीछे वाला भाग पर पड़ेगा, दृष्टिपटल पर पड़ता है, तभी हम वस्तुओं को साफ से देख पाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, कभी प्रतिबिंब आगे बन जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के केस में, जब निकट दृष्टि दोष होता है किसी को व्यक्ति को, तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे। जब दूर दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, आगे बन जाता है। तभी हम खाली अभी इतना समझा रहे हैं, पहले समझो इसको। समझो, पहला बोल रहा है इसमें निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष। एक नंबर क्या है, निकट दृष्टि दोष। समझो क्या होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को पास का वस्तु जो है साफ दिखता है। क्या सुनना है ना, निकट दृष्टि दोष में होता है कि पास का वस्तु उस व्यक्ति को साफ साफ दिख रहा है, लेकिन जो दूर का जो वस्तु है उस व्यक्ति को साफ साफ नहीं दिख रहा है। बात ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु को वो साफ से देख पाता है, लेकिन दूर के वस्तु को साफ से नहीं देख पाता है। ऐसे दोषायुक्त व्यक्ति को दूर बिंदु पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसे व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर कैसे होगा, आए समझ में। देखो अब यहाँ पे हम पूछेंगे क्या होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को पास की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो कैसे, तब मान लो कि ये होता है नॉर्मल। हमारा यहाँ से मान लो कोनो ऑब्जेक्ट है, मैंने कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो कोनो यहाँ पर सेब रखा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि जब हमारा आँख का इसे नॉर्मल हमको बनना चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे। नॉर्मल कहाँ बनना चाहिए, पीछे बनना चाहिए आँख पे। लेकिन वो क्या होता है हमारे प्रतिबिंब में, ये हमारे आँख के पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है, आँख के पहले ही बन जाता है। देख रहा है ना, मान लो बनना चाहिए यहाँ पे, जो बिंदु देखा यहाँ पे, लेकिन बन कहाँ गया, आँख के पहले ही। तो इसको यहाँ फिर इस प्रकाश को वस्तु को यहाँ भेजना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ भेजने के लिए हम चश्मा यूज़ करते हैं। क्या लगते हैं, चश्मा। तो मान लो हम ये चश्मा लगा दिए, क्या लगा दिए, चश्मा। दिख रहा है चश्मा यहाँ पे। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं ये कौन चश्मा है, मान लो लेंस है, ये चश्मा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, यहाँ कौन डिजाइन बनाता है, अवतल का कि उत्तल का, इस तरह अवतल का। अरे अवतलन में ऐसा होता है, उत्तल तो ऐसा होता है, उत्तल तो ऐसा होता है ना, ये तो अवतल हो गया। तो माने कि जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो हम कौन सा चश्मा लगाएंगे, उसको अवतल चश्मा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस यूज होगा, अवतल लेंस। है समझ में, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे। चलिए ऐसे में अब तुमसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब
दृष्टि पटल के आगे बनता है कि पीछे बनता है? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे निकट दृष्टि दोष में जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, आगे बन रहा है ना, तो आगे बनता है उसमें, आगे बनता है। उसको दूर करने से पूछेगा इसका निवारण क्या है, मैंने इसका उपाय क्या है, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मा को हम लोग देते हैं। कौन सा चश्मा? अवतल लेंस का चश्मा उसको देते हैं। आगे समझ। चलो दूसरा देखो, दूसरा वैसा ही है, दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दीर्घ दृष्टि दोष। अब दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि दूर का वस्तु साफ साफ दिखेगा लेकिन पास का वस्तु नहीं दिखेगा। दूर का वस्तु दिखेगा, पास का वस्तु नहीं दिखेगा। देखो जैसे मान लो हमारा तुमको पता है कि नेत्र पे आँख का चश्मा हमको यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन वो बन कहाँ गया? पीछे। कहाँ बन गया? पीछे। तो पीछे को फिर हमको इसको बुला के यहाँ पे आगे बुलाना पड़ेगा ना कि भैया हमको साफ साफ दिखना है, तुमको यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इसके लिए हम हाई लेंस का यूज़ करते हैं। ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये तुमको हो गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। माने कि तुमसे पूछेगा दूर दृष्टि दोष क्या है, तो तुम बोलना है उसको दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर का वस्तु साफ साफ दिखता है लेकिन पास का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। इसके लिए व्यक्ति को हम किसका उपयोग करते हैं? हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो तुम किताब में 6 फिगर है, 3 तुमको निकट दृष्टि दोष के लिए, ये तो नॉर्मल हो गया। तुम दोनों में हो गया कि प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनना चाहिए, लेकिन ये होता है बनता कहाँ है? निकट दृष्टि दोष में आगे हम लगा देते हैं अवतल दर्पण, फिर पीछे हमको जहाँ मिलना चाहिए वहाँ पे मिल जाता है। आगे हमें 3 को। फिर उसी तरह उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस में तुम्हारा है कि फिगर हमको बनना चाहिए दृष्टि पटल पे, लेकिन वो बनता है कहाँ पे? दृष्टि पटल के पीछे, जिसके कारण उसको हमको लगाना है, फिर आगे लाना है, तो हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे जिससे वस्तु फिर हमको बाहर सामने दिखने लगेगी। आगे समझ में। नहीं कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? कह रहा है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र के संबंधन क्षमता खड़ी रहती है। देखो जैसे जैसे तुम लोग बूढ़ा होते जाएगा, मैंने तुम्हारा वृद्धांश होने जाएगा, तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा आँख के जो देखने की शक्ति होगी वो घट जाएगी। अधिकांश व्यक्तियों को निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मा के बिना उनके पास वस्तु को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते, जिसके कारण हम दूर वस्तु को आराम से नहीं देख पाते। देखो क्या होता है इसमें कि हमारा कभी आदमी बूढ़ा जाता है तो क्या होता है, कभी वस्तु आसपास हमको स्पष्ट रूप से या सही से नहीं देख पाता है। तो देखो हम तो इसमें कौन सा चश्मा यूज करेंगे? तो देखो यहाँ पे तुमको जब निकट दृष्टि दोष होगा तो हम अवतल यूज़ करते हैं, दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल यूज़ करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष होगा, जरा मैंने होता है कम, दृष्टि मैंने दिखे, तो मैंने कम दिखे, कम नहीं दिखा, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होगा? पहले बात समझो। इसमें क्या होता है कि तुमको एक तरफ लगाते हैं हम लोग अवतल। कौन सा? अवतल। और एक तरफ लगाते हैं उत्तल, एक तरफ उत्तल, माने कि नीचे की तरफ हमारा रहता है उत्तल, ऊपर की तरफ रहता है अवतल। इस जो चश्मा बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग द्विफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस। द्वि माने 2, फोकस माने फोकस, दूरी फोकस माने फोकसांतर, और लेंस माने लेंस, माने द्विफोकस वाला, एक उत्तल का एक अवतल का, दोनों को मिलाकर बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस है उसमें। लेकिन आजकल देखना तुम लोग, आजकल आ गया है कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस का मतलब है देखना तुम लोग चश्मा नहीं लगाता है, लेकिन फिल्मों में दिखाता है पतला का शीशा जैसा आँख में लगा लेता है, तुमको उससे जो साफ दिखने लगता है। शीशा ऐसा बना होता है छोटा आँख के साइज़ का, उसको आँख में लगा देता है और उससे वस्तु साफ दिखने लगती है। या फिर हम लोग उसको शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है तुम्हारा कि हम लोग उसमें अपना क्या करते हैं कि जाके हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं जिसका हमारा आँख सही हो सके। आए बस समझ में? क्या कराते हैं? ऑपरेशन कराते हैं। तो जो 2 तरह की होती हैं, या तो हम लोग उसमें हम बार बार चश्मा निकालो ना लगा, उससे अच्छा है कि हम कॉन्टैक्ट लेंस में चश्मा का छोटा सा वो शीशा का बना रहता है, आँख में लगा लेंगे, बार बार निकालना जगना का जरूरत खत्म। दूसरा हो जाए हम ऑपरेशन करा लें, तो वही होता है तुमको शल्य ऑपरेशन। आए बस समझ में इतना? चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद मतलब समझ लोग को बुढ़ापा में लोगों का मोतियाबिंद होता है। तो देखो कह रहा है यहाँ पर मोतियाबिंद क्यों होता है? कह रहा है अधिक उम्र के कुछ व्यक्ति नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा दूधला हो जाता है। मैंने देखना होगा जो काला वाला आँख पर थोड़ा दूध की तरह उजला होता है, इस स्थिति में उसे मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। इस कारण नेत्र की दृष्टि कम या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय होती है। मोतियाबिंद क्या होता है? जब आँख का जो तुम्हारा काला वाला भाग है वो उजला हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? उजला हो जाए, जिसके कारण तुम्हारा किसी भी वस्तु को साफ रूप से तुमको दिखबे नहीं करे, उससे कहते हैं हम लोग मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का इलाज हमेशा तुमको किससे होता है? ऑपरेशन द्वारा होता है। शल्य चिकित्सा द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ऑपरेशन द्वारा कर सकते हैं। अब हमें एक बार फिर से हम लोग निकट दृष्टि दोष है उसको फिर से देख लेते हैं।
तुम लोग एक बार तुमको समझ में आ जाएगा। पर निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु को हमारा पास का वस्तु साफ साफ दिखता है लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। क्या होता है, साफ साफ नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वस्तु के परछाई होता है वो हमारा आँख के सामने बन जाता है। तो कह रहा है इसका मैंने कैसे होता है, ये मैंने जो होता है मैं दोष उत्पन्न कैसे होता है, ये दोष कैसे उत्पन्न हो जाएगा। तो कह रहा है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, जो हमारा आँख का लेंस है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, जैसे फूल जाए, ठीक है ना, फूल जाएगा तो जो वस्तु हमारे पहले बनने लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोनो चीज़ है, एक केंद्र यहाँ पे है, लेकिन जैसे फिर बड़का करेंगे तो फिर केंद्र यहाँ पर हो जाएगा ना बीच में। इसलिए बोल रहा है यहाँ पे कि हमारा जब वो आगे बन जाता है, आगे बनने से क्या होता है कि नेत्र लेंस का जो अभिनेत्र लेंस होता है वक्रता अत्यधिक हो जाती है। क्या होती है, वक्रता अत्यधिक हो जाती है। और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, दो कारण है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। तो पूछेगा इसका निवारण क्या है, तो निवारण में तुमको है अवतल लेंस। क्या लगाएंगे, अवतल लेंस, माने वस्तु को हम लोग उसमें व्यक्ति को हम लोग अवतल लेंस देंगे। कौन सा व्यक्ति देंगे, अवतल लेंस, जिससे जो हमारा परछाई हमारा दृष्टि पटल के आगे बन रहा था वो दृष्टि पटल के कहाँ बने, जहाँ पे हमको बनना चाहिए वहाँ पे बने। आगे बस समझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुमको दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि हमारा जो वस्तु है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखे लेकिन पास का वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखे। इसका निवारण उसमें था अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी का बढ़ जाना, इसमें होता है फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। क्या होता है, फोकस दूरी का अत्यधिक होना। इसमें था वक्रता का अत्यधिक होना, इसमें होता है फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। माने कि बात समझ, मान लो तुम्हारा अभिनेत्र लेंस हो गया, लेंस में तुमको होता है एक वक्रता दूरी होता है, एक वक्रता केंद्र होता है ना, वक्रता केंद्र मान लो सी हो गया, इस तरह समझ में नहीं आएगा। मान लो तुम्हारा आँख हो गया, इस आँख में तुम बीच में क्या होगा, सी होगा, बीच में सी होगा, यहाँ पे एफ होगा। जब तुम्हारा सी का मान बढ़ जाए तो तुम्हारा निकट दृष्टि दोष होगा, और जब एफ का मान बढ़ जाए तुमको भी तो क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। आएगा समझ में। जब सी का मान बढ़ जाए तो निकट दृष्टि दोष, और जब एफ का मान बढ़ जाए तो दूर दृष्टि दोष। माने तो तुम्हारा आँख का साइज बड़का हो जाए तो तुमको निकट दृष्टि दोष, और जब आँख का साइज छोट हो जाए तो तुमको क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। आएगा समझ में। माने सी का मान बढ़ेगा तो कौन सा दोष होगा, तुमको हमेशा निकट दृष्टि दोष। अब जब एफ का मान बढ़ जाएगा, फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा तो दूर दृष्टि दोष। नेत्र का गोलक जो होता है वो लंबा हो जाए तो तुमको निकट दृष्टि दोष, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना तुमको दूर दृष्टि दोष। निवारण क्या है, निवारण में तुम्हारा वही है, उत्तल लेंस यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, उत्तल लेंस। कौन सा यूज, लेंस उत्तल लेंस। इनमें कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। तो जहाँ में तुमको याद रखना, तुमको हमेशा उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होगा। नेक्स्ट आएगा जरा दृष्टि दोष। जरा उसमें जो है ना कि बुढ़ापे के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आँख की जो शक्ति होती है घट जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उत्तल लेंस या अवतल लेंस का बने वस्तुओं का उपयोग करते हैं। दोनों लेंस का उपयोग करके बनाते हैं। और ये क्या क्यों होता है, जो हमारा आँख का मांसपेशी होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हमें ये दोष उत्पन्न होता है। आइए समझे। नेक्स्ट है दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थिर होने का लाभ। आइए समझे, इतना बस समझ आ गया ना। ये तुमको कोई इसका महत्व नहीं है इतना। अब आगे जाते हैं प्रिज्म का साथ प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के साथ प्रकाश का अपवर्तन। देखो आप हेडिंग आता है प्रिज्म का अपवर्तन। प्रिज्म क्या होता है, पर ध्यान सुनो। प्रिज्म कह रहा है प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। माने कितना, दो त्रिभुजाकार आधार या तीन आयताकार पृष्ठ। माने कि हम यदि किसी त्रिभुज जैसे वस्तु को ले लें, ठीक है ना, ले लें, और इसमें से किसी प्रकाश को जब गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको हम वर्णपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णपट बोलते हैं। तो कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन है। प्रिज्म की जो शीशा का तुम लोग का अभी कोई देखा लो, शीशा का त्रिभुज जैसा बना होता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। कह रहा है प्रिज्म कोण। कह रहा है प्रिज्म के दो फलकों के बीच कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण। मान लो प्रिज्म जो हो गया, इसके फलक हो गए, इस फलक के बीच में कुछ कोण बनेगा ना, ये जो कोण बनेगा इसे बोलते हैं हम लोग प्रिज्म कोण। क्या कोण, प्रिज्म कोण। या इसमें प्रिज्म कोण भी बन जाता है। इसके आगे आते हैं विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण, निर्गत कोण। जैसे मान लो ये तुम्हारा प्रतिबिंब हो गया, अब इसमें ध्यान समझना है। यहाँ पे ये तुमको हो जाएगा प्रिज्म कोण,
और ये देखो मान लो यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, उसमें यहाँ प्रकाश आ रहा है और यहाँ से चला गया ऐसे, तो माने कि जाना चाहिए इसको ऐसे, जाना चाहिए ना, लेकिन गया तो कुछ ना कुछ कोण बना यहाँ पे ना, इसी कोण को बोल देंगे विचलन कोण। विचलन का मतलब होता है भूल जाना, या कोण का होता है विभक्त जाना, कोण में भाग जाना। विचलन में क्या होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर चला जाना। तो कह रहा है आपतित किरण मैंने आने वाला किरण, निर्गत किरण मैंने जाने वाला किरण के बीच का जो कोण होगा वही तुम्हारा विचलन कोण होगा। आगे नेक्स्ट देखो, आगे कह रहा है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का प्रक्षेपण विक्षेपण, मैंने कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है पहले ध्यान समझना। मान लो जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एक कांच का प्रिज्म लेंगे, क्या लेंगे, कांच का प्रिज्म लेंगे, और इससे जब हम सूर्य का प्रकाश गुजारेंगे, क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश गुजारेंगे, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम लोग इसको वर्ण क्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब तुम लोग बताते हो, तुम लोग देखा कहाँ होगा, कभी क्या करना, मुंह में पानी ले लेना, ठीक है, मुंह में पानी ले लेना, और सूरज का जिधर से लाइट आ रहा हो, प्रकाश आ रहा हो, उधर फुहारा मारना। तो फुहारा मारोगे तो तुम देखोगे 7 गो रंग दिख रहा हो पानी बूंदे में। पानी बूंदे में कौन रंग दिख रहा है, 7 का रंग, 7 गो रंग दिख रहा है। या पहले शादी का कैसेट आता था, उस कैसेट में जरा हवा सूरज प्रकाश में चमकाना, तुमको दिखेगा 7 गो उसमें रंग, कुछ अलग अलग रंग दिखेंगे, वही रंग ये होता है स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। अब ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझ लो, समझ में ना कि क्या होता है वर्णपट। देखो पढ़ लेते हैं इसको। पर सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है। कितने रंगों में बांट देती है, 7 रंगों में बांट देती है। कौन कौन रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कौन कौन सा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभाजन का विक्षेपण कहते हैं। अब समझो कौन कौन होता है। मान लो यहाँ पे त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया है, वो समझना। यहाँ से हमारा प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद कितने भाग में बटेगा, 7 भाग। मान लो 1 2 3 4 5 6 7। सबसे नीचे कौन होगा, बैगनी। कौन होगा, बैगनी। उसके ऊपर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर सबसे ऊपर लाल। तो तुम लोग 7 को याद कर लेगा सब। क्या करेगा, 7 को याद करेगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्या कहा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। है उसमें तुमसे पूछा एग्जाम में बीच में कौन सा रंग होता है, तो बीच में हरा, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी, सबसे नीचे बैगनी। है उसमें। अब तुमसे देखो, अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे। मान लो वो खेत है, वो खेत में तुमको बैगन रोपा गया और टमाटर रोपा गया। बस समझ में आया, वो खेत में बैगन भी रोपा गया और टमाटर भी रोपा गया। हम तुमसे पूछे बताओ तुमको दूर से कौन बैगन दिखेगा, टमाटर दिखेगा। मैंने एक जगह मान लो एक खेत हो गया, एगो एक खेत हो गया, एगो एक खेत हो गया, दूसरा खेत सटले सट लिया। एगो में मान लो टमाटर है, क्या है, टमाटर है। एगो में मान लो बैगन है, क्या है, बैगन है। हम तुमको बोल रहे कहीं खड़ा हो जा, हम तुमसे पूछे खड़ा होकर देखो तुमको कौन दिखेगा, टमाटर दिखेगा कि बैगन दिखेगा। तुम बोलेगा सर टमाटर दिखेगा। क्या है, टमाटर लाल होता है, तो लाल वस्तु तुमको दूर से दिख जाती है। और बैगनी तुमको बैगन होता है, बैगनी कलर का होता है, उनको दूर से नहीं दिखेगी। है बस समझे ना। तो वही होता है, बात समझ में आ गया ना तुमको। अब तुमको आगे समझाएंगे कि लाल रंग से क्या फ़ायदा होता है, बैगनी रंग से क्या नुकसान है। आगे देखो नेक्स्ट पर इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है, तो इंद्रधनुष से हम लोग, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कोणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडलीय में उपस्थित जल के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। बात समझिए, मान लो कि तुम्हारा सूरज का रोशनी इधर है, ये तुम्हारा सूरज हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया सूरज, चलो मान लो ये सूरज तुम्हारा हो गया, ठीक है ना सूरज। अब क्या होता है, तुम इंद्रधनुष बनेगा, उसके लिए तुमको देखना हमेशा पानी बरसेगा। क्या बनेगा, पानी बरसेगा। पानी बरसने में तुमको कुछ ना कुछ हवा का बूंदे पानी में रह जाएगी ना। तो मान लो ये हवा के पानी की बूंदे हैं, क्या है, पानी के बूंदे हवा में रह गए, पानी के बूंदे हवा में रह गए। अब इससे क्या होगा, इससे सूर्य का प्रकाश पे पड़ेगा, पड़ेगा ना। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, सफ़ेद। जब इससे पड़ेगा तो पीछे तुम्हारा क्या बनेगा, 7 रंग में विभाग बनेगा, 7 रंग में तुमको बढ़ जाएगा। यही 7 गो रंग में तुम जब बढ़ता है ना, तो तुमको इंद्रधनुष बनता है। तो जब तुम इंद्रधनुष को मान लो देखोगे, तो मान लो यहाँ पे तुम खड़ा हो गए और तुम इंद्रधनुष को देख रहे हो यहाँ खड़ा हो गए, कहाँ पे, यहाँ पे मान लो तुम यहाँ खड़ा हो गए और यहाँ खड़ा होकर तुम इंद्रधनुष देखोगे, तो सूरज तुम्हारा क्या होगा, पीछे हो कि आगे होगा, पीछे होगा। जब भी तुम्हारा इंद्रधनुष बनता है, सूरज हमेशा तुम्हारे पीछे बनता है। कैसा होता है, सूरज हमेशा तुम्हारे पीछे होता है। माने कि जो इंद्रधनुष बनता है वो हमेशा
सूरज के सामने बनता है, और जो सूरज होगा वो तुम्हारे पीठ के पीछे रहेगा। ठीक है, कभी देख लेना घर के आसपास कभी सूरज निकले और इंद्रधनुष बने तो देखना सूरज तुम्हारे हमेशा पीठ के पीछे रहता है। और अधिकतर इंद्रधनुष तुमको शाम में बनता है। क्या बनता है? शाम के समय में। अब समझो, और जल के सूक्ष्म बूंदे जो होते हैं, अब देखो ये अभी यहाँ काहे बन गया, तो जो जल के सूक्ष्म छोटे छोटे बूंदे हैं ये तुम्हारो प्रिज्म की तरह काम कर रहे थे। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह काम कर रहे थे। जो प्रिज्म से टकरा कर जो श्वेत प्रकाश आ रही थी वो तुम्हारे 7 रंगों में बढ़ जा रही थी। अब समझ में कह रहा है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का विभिन्न वर्ण या तीन प्रकाश अलग अलग कोनों में झुकती है। समझ ना कि सबसे अधिक तुमको लाल है, फिर अलग अलग कोण में वो झुक जाते हैं। अब समझ में और लाल कोण सबसे कम और बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। देखो तुमसे ये बात ध्यान रखना, तुमसे पूछेगा सबसे कम कौन झुकता है तो लाल रंग, सबसे अधिक बैंगनी रंग, सबसे अधिक बैंगनी रंग। ताकि जो मान लो जो अधिक टेढ़ होकर चलेगा वो जल्दी गिर जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा समझ में ना, और जो सीधा सीधा चलेगा वो ज़्यादा लंबा चलेगा। तो वैसे ही मान लो कि तुम्हारा जो लाल रंग है कम झुक रहा है, बहुत कम झुक रहा है तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, और जो बैंगनी रंग है वो तुम्हारा बहुत अधिक झुक जा रहा है, जिसके कारण वो जल्दी वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तुम खेत में से लाल और बैंगनी दोनों को साथ में देखोगे तुमको लाल दिखेगा, बैंगनी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा लाल रंग कम झुक के आता है, झुकाव उसका कम है, और बैंगनी का झुकाव अधिक है, जिसके कारण वो जल्दी खत्म हो जाता है। अब समझ में इतना रहते हैं। आइजैक न्यूटन से हम लोग कल पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? इतना चलो ठीक।